जय हिंद दोस्तों। ये हमारा अगला क्रम का वीडियो है और इसमें हम आज चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत वर्ष में एक परिवर्तन का दौर आया और जिसके अगले क्रम में एक नई सभ्यता का उदय हमने देखा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1700 BC के लगभग समाप्त हो जाता है। इसके अगले क्रम में हम लगभग 200 साल का गैप देखा जाता है। कोई सभ्यता का उदय इस समय नहीं देखा गया, लेकिन इसके आगामी क्रम में अर्थात 1500 BC से 600 BC में एक ऐसी सभ्यता का उदय हुआ जो कि कालक्रम में आगे क्रम में हमारे भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के बारे में बात करें यदि हम, तो इसको हम 2 कालखंडों के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें 1500 BC से 1000 BC के समय को, तो इसको हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करें 1000 BC से 600 BC के समय को, इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इन दोनों कालों को, इनमें कुछ परिवर्तन, इनमें सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन देखा गया। इसके आधार पर इन दोनों का विभाजन किया गया। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे, उसके बाद हम इस अध्याय को आसानी से धीरे धीरे समाप्त करेंगे। बात करें हम वैदिक सभ्यता की, तो जैसे हमने प्राचीन और पहले अध्यायों में हमने पढ़ चुके हैं कि इस इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों यात्रियों के द्वारा जो जानकारी हमको प्रदान की जाती है, उसके माध्यम से हमने कुछ चीज़ों को अध्ययन किया था। इसमें ही वैदिक सभ्यता के जो साहित्यिक स्रोत की बात करें वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। जैसा कि 4 वेदों के बारे में हमने पढ़ा था, वो वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत के रूप में माने गए हैं। जैसा इसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत में, क्योंकि पिछले अध्याय में इनको हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करेंगे। जैसा हमने पढ़ा था कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद अर्थवेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत कहते हैं, यजुर्वेद के अर्थप्रदीप कहते हैं, साथ ही सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गात और अर्थवेद के उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। ये चारों वेदों के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में कुछ मंडल देखे हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं, इन सब के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है। इसमें कुछ मंडलों के बारे में हमने बात की थी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र अर्थात विश्वामित्र जी द्वारा रचित है। उसके बाद 7वें मंडल में एक दशराज का युद्ध हमने देखा और 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित हमने कुछ मंत्र देखे। उसके साथ ही 10वें मंडल की बात करें यदि, तो इसमें पुरुष सूक्त अर्थात 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सबकी बात कही गई। यही 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं के सामाजिक परिवर्तन के आधार पर हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमने चारों में कुछ वेदांग के बारे में बात की थी, पुराणों की, महापुराणों के बारे में बात की थी। जैसे वेदांग 6 के बारे में बात की थी हमने। उसके बाद ही हमने महापुराणों की बात, 18 महापुराण, 108 उपनिषद, इन सब के बारे में हमने पिछले अध्याय में आसानी से पढ़ा था। आज हम इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक सभ्यता का उदय होता है तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से होती है? सबसे पहले इसके साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमको समझना होगा कि इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उनके अनुसार उन्होंने अपनी जानकारी बताई है कि वैदिक जो सभ्यता के आर्य निवासी थे, उनका आगमन कैसे हुआ तथा कहाँ से हुआ। इसमें एक सर्वाधिक तथा सर्वविदित मत है मैक्स मुलर साहब का, जिन्होंने कहा है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। इन्होंने इस तर्क को इस आधार पर बताया कि जो मध्य एशिया के निवासी थे और उनका निवास स्थान का रहन सहन, उनका सामाजिक जीवन जो देखा गया वो कि वैदिक सभ्यता से काफ़ी मेल खाता था। इस आधार पर उन्होंने वैदिक सभ्यता के निवासियों को मध्य एशिया का निवासी बताया। इसमें कुछ भारतीय हमारे उन्होंने तर्क दिए। बाल गंगाधर साहब ने आर्कटिक वृत्त अर्थात उत्तरी ध्रुव की बात की है और इसके साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने हमारे तिब्बती क्षेत्र से इनका निवास स्थान को बताया है। लेकिन ये कथन सर्वविदित मान नहीं होता है, क्योंकि उनकी रूपरेखा तथा बनावट इस आधार पर सहमत नहीं हो पाती है। ये तो बात हो जाती है वैदिक सभ्यता के आगमन की, कि इनका उत्पत्ति तथा आगमन कहाँ से हुआ। अब हम इसको वैदिक सभ्यता को समझने के लिए इसको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के माध्यम से इसको समझेंगे। आज बस हम इसके बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब बात करते हैं कि इसमें समाज कैसा था। समाज एक पितृसत्तात्मक देश था और यहाँ पर सभ्यता किस रूप से विकसित थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखी गई। साथ ही समाज को पितृसत्तात्मक रूप में देखा गया, अर्थात पिता ही परिवार का प्रमुख होता था, उसकी ही आज्ञा का पालन होता था। साथ ही समाज एक कबीलों के रूप में बटा था। कबीले एक समूह के रूप में एक स्थान पर निवास करते थे तथा इन निवास की प्रकृति के आधार पर इनको असुरक्षा महसूस होती थी। साथ ही चोरी का भय होता था। ये गायों का पालन करते थे, गायों को पालते थे और गायों के आधार पर इनकी श्रेष्ठता का परिचय होता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वह उतना ही धनवान होता था। अक्सर एक गायों की चोरी हो जाती थी। इसके लिए उन्होंने सोचा लोगों ने, क्यों ना एक राजा का पद का सृजन हो। तो इसी क्रम में एक राजा के पद का सृजन हुआ। तो ये राजा ना कि वंशानुकृत, ना कि निरंकुश, बल्कि प्रजा के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनकी देखभाल करने के लिए एक पद का सृजन लोगों ने किया। साथ ही राजा को निरंकुशता से बचाने के लिए और राजा को निरंकुश ना हो और जनता का सही से कार्य करे, उसकी सहायता के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया तथा कुछ अधिकारी पद का गठन किया गया। इसमें हम सभा और समिति के माध्यम से देख सकते हैं। यदि हम सभा की बात करें तो सभा एक आम लोगों की सभा थी, जिसमें आम लोग आसानी से हिस्सा ले सकते थे। और हम समिति की बात करें तो समिति में उच्च तथा कुलीन वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे। ये दोनों समितियों का जो अध्यक्ष था उसको हम ईशान बोलते थे तथा सभा समिति का कार्य होता था राजा को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। इसके साथ ही राजा की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी वर्ग को भी हमने देखा, जिसमें हमने दुर्गपति, दुर्ग का रक्षा करने वाला दुर्गपति, उसके बाद गोचर हुआ और भूमि का रक्षा करने वाला हुआ। उसके साथ ही पुरोहित, सेनानी, हमने कुछ अधिकारी वर्ग देखे। पुरोहित अर्थात जो कि पूजा पाठ का कार्य किया करता था। सेनानी सेना प्रमुख होता था। और हमने एक गुप्तचर व्यवस्था भी देखी, जिसके माध्यम से हम इनके प्रशासन को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कुछ अधिकारियों को हमने देखा, जैसे कि वाजपति उग्र अधिकारियों को, उग्र अधिकारी जिसका अपराधियों को पकड़ने का काम होता था, और वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। स्पष्ट एक नाम का अधिकारी देखा गया जो जनता के कार्यों की देखभाल करता था। इन अधिकारियों को हम रत्नी कहते थे। अब बात करें कि इनका जो आय का स्रोत मुख्यतः क्या रहा होगा। आय यहाँ पर मुख्यतः पशुपालन यहाँ का पूर्ण व्यवसाय था। कोई बाह्य व्यापार यहाँ पर देखा नहीं गया। आंतरिक व्यापार जैसे कि बढ़ईगिरी हो गया, सूतकार हो गया, कपड़ा बुनना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आंतरिक व्यापार के रूप में देखी गई तथा मुद्रा जैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी प्रचलित नहीं थी। वस्तु विनिमय के आधार पर यहाँ पर व्यापार होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर देखी गई तथा एक कर व्यवस्था को भी हमने यहाँ पर देखा, जिसको बलि नाम से पुकारा गया। यह एक स्वेच्छा से दिया गया कर था। स्वेच्छा अर्थात यह कोई जबरदस्ती नहीं था। जिसको जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जिसकी उसकी क्षमता थी, उसके आधार पर स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। यहाँ पर कोई एक न्याय व्यवस्था का, न्याय अधिकारी का उल्लेख भी नहीं मिलता है। न्याय राजाओं के माध्यम से, सभा समितियों के माध्यम से होता था। साथ ही यहाँ पर हमने कुछ महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बेहतर देखी गई है। महिलाओं को उपनयन, शिक्षा करने का अधिकार था। यहाँ पर पर्दा प्रथा इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, बाल विवाह भी इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। महिलाओं को अमायु प्रथा जैसी प्रथा भी देखी गई, नियोग प्रथा भी देखी गई। नियोग प्रथा अर्थात जिसका पति उसके शादी के बाद खत्म हो जाता है तो वो अपने देवर के साथ शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। ऐसी महिलाओं की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर देखी गई। वेदों को आसानी से महिलाएं सुन सकती थी। उपनयन, शिक्षा का अधिकार महिलाओं को था तथा कुछ विदेशी महिलाओं, विदेशी महिलाओं जैसे कि लोपामुद्रा, सिकता, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब नाम हमको देखने से मालूम चलता है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। इसके अगले क्रम में हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।